नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए पंच, उप सरपंच और सरपंच तीनों उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/5 होता है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में गणपूर्ति ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होता है। चौथा, यदि किसी बैठक में गणपूर्ति ना हो तो भी बैठक आयोजित होगा। तो चलो बताना इसमें से सत्य कथन कौन सा है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए पंच, सरपंच और आपका उप सरपंच तीनों उत्तरदायी होता है, ऐसा बोला गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए आपका केवल पंच और सरपंच उत्तरदायी होता है, केवल पंच और सरपंच उत्तरदायी होता है, लेकिन यहाँ पास आपका उप सरपंच भी दिया गया है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए पंच और सरपंच उत्तरदायी होता है, ये आपको याद रखना है। उप सरपंच की भागीदारी इसमें नहीं होता। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर गणपूर्ति किसे कहा जाता है? गणपूर्ति, और गणपूर्ति को ही और किस नाम से जानते हैं? कोरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोरम। ठीक है, तो गणपूर्ति दैट मीन्स क्या होता है? गणपूर्ति मीन्स होता है मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस। मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस, गणपूर्ति दैट मीन्स क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस। मतलब हिंदी में लिखूं तो न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति, न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति। तो गणपूर्ति वह न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति होता है जिसके होने से कोई भी बैठक हो वो संपन्न होता है। गणपूर्ति वह न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति होता है जिसके होने से बैठक संपन्न होती है। और किसी भी बैठक में अगर आपको विचार करना है तो उसमें गणपूर्ति का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं, इसमें उप सरपंच की भागीदारी नहीं होता, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/5 होता है, दूसरा गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठकों की जो गणपूर्ति होता है वो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। कितना होता है? 1/10 भाग होता है, जिसमें से एक तिहाई महिला सदस्य, जिसमें से 1/3 महिला सदस्य का होना क्या है? आपका अनिवार्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में गणपूर्ति ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होता है। तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, यहाँ की जो गणपूर्ति होता है वो ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होता है। तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें भी आपका 1/3 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। 1/3 महिला सदस्य का होना क्या है? आपका अनिवार्य है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चौथा, देखो, यदि किसी बैठक में गणपूर्ति ना हो तो भी बैठक का आयोजन होगा। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं होगा तो बैठक क्या हो जाएगा जी? आपका स्थगित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका स्थगित, है ना। यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होगा तो बैठक स्थगित हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी बैठक में गणपूर्ति ना हो तो भी बैठक का आयोजन होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। वो बैठक क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा। और स्थगित कौन करेगा? जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। और साथ ही साथ वो जो अध्यक्ष है वो आगामी बैठक के लिए तिथि भी डिसाइड करेगा। और जो स्थगित बैठक होता है उसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होता, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसमें से सत्य कथन की पहचान करना था। दूसरा कथन हमारा सत्य है। तीसरा कथन सत्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 होता है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बार पुनः बता रहा हूँ, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए पंच और आपका सरपंच ये दोनों उत्तरदायी होता है, उप सरपंच इसमें उत्तरदायी नहीं होते। दूसरा, ग्राम सभा की बैठकों की जो गणपूर्ति होता है वो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है, जिसमें 1/3 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में गणपूर्ति ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होता है, जिसमें भी 1/3 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। चौथा, यदि किसी बैठक में गणपूर्ति ना होगा तो बैठक है वो स्थगित हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है? कोरम, जिसको गणपूर्ति के नाम से भी जानते हैं, कोरम दैट मीन्स होता है मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस, अर्थात न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति। तो गणपूर्ति वह न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति होता है जिसके होने से बैठक संपन्न होती है। और किसी भी आपको बैठक में विचार करना है तो गणपूर्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ग्राम सभा की गणपूर्ति की बात करें तो क्या होता है? आपका कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ये क्या होता है? ग्राम सभा का गणपूर्ति होता है, जिसमें आपका 1/3 महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य है।
एक तिहाई महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य है। तो देखो ऑप्शन देखो, कुल सदस्यों का 5वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 7वां हिस्सा या कुल सदस्यों का 6वां हिस्सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। तो ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए क्या कोरम होनी चाहिए, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, जिसमें से एक तिहाई जो सदस्य है वो क्या होने चाहिए, आपका महिला सदस्य होने चाहिए। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान की। जब अब यहाँ आपको असत्य कथन की पहचान करना है, देखो पहला, सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। जो सामान्य क्षेत्र होता है, सामान्य क्षेत्र होता है ना, यहाँ ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है, आपका सरपंच करता है। कौन करता है जी, सरपंच करता है ना। सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। सपोज सरपंच अनुपस्थित है, तो सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा, आपका उप सरपंच करता है। कौन करता है, उप सरपंच। अगर सपोज उप सरपंच भी अनुपस्थित है, तो उस ग्राम सभा में जितने जो सदस्य होंगे वो अपने बीच में से किसी एक को बहुमत के आधार पर चुनेंगे। तो वही क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है पहला वाला कि सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच करेगा। अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो ग्राम सभा में जो सदस्यगण होंगे वो अपने में से बीच में से किसी एक को बहुमत के आधार पर क्या करेंगे, अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। तो पहला हमारा सही है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, अनुसूचित क्षेत्र, तो अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता ना तो सरपंच के द्वारा किया जाता है, ना ही आपका पंच के द्वारा किया जाता है, और ना ही आपका उप सरपंच के द्वारा किया जाता है। उप सरपंच, इन तीनों के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं किया जाता। तो आखिर कौन करता है, तो याद रखना है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का ऐसा कोई व्यक्ति जो उस सभा में उपस्थित हो और जिसको उस सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से चुना गया हो, तो वही क्या करेगा, उस सभा की अध्यक्षता करता है। मैंने क्या बोला कि आपका जो अनुसूचित क्षेत्र होता है वहाँ ग्राम सभा की अध्यक्षता ना तो सरपंच के द्वारा होता है, ना ही पंच के द्वारा होता है, ना ही उप सरपंच के द्वारा होता है। तो आखिर करता कौन है, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई ऐसा व्यक्ति जो उस सभा में उपस्थित हो और जिसको उस सभा के जो सदस्यगण है वो बहुमत के आधार पर चुने, तो वही क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तीसरा, सामान्य क्षेत्र में सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच उसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा, लेकिन अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो ग्राम सभा में जो सदस्यगण होंगे वो अपने में से बीच में से किसी एक सदस्य को बहुमत के आधार पर चुनेंगे। तो तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो सेकंड कथन हमारा असत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है। नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, और सरपंच बैठक बुलाता है। यदि ग्राम सभा में 1/4 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करे तो सरपंच बैठक बुलाएगा। चलो देखते हैं। वैसे देखे जाए तो जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का सबसे पहला अधिकार किसका होता है, तो सरपंच का होता है, सरपंच का। अगर सपोज सरपंच नहीं है तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच बुलाएगा। कौन बुलाएगा, उप सरपंच बुलाएगा, है ना। सपोज उप सरपंच भी नहीं है तो कौन बुलाता है, ग्राम सचिव। कौन बुलाता है, आपका ग्राम सचिव। ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला, ग्राम सभा के बैठक को बुलाने का अधिकार सबसे पहले तो सरपंच को है। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच बुलाएगा, अगर उप सरपंच भी नहीं है तो ग्राम सचिव बुलाएगा। लेकिन आपका ग्राम सभा का विशेष बैठक भी होता है, ग्राम सभा का विशेष बैठक भी होता है। अगर ग्राम सभा में एक तिहाई सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करे, है ना। यदि ग्राम सभा में एक तिहाई सदस्य लिखित रूप में, ठीक है, एक तिहाई सदस्य लिखित रूप में क्या करे, अनुरोध करे, तो विशेष बैठक बुलाया जा सकता है। और एक किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो याद रखना, कलेक्टर के द्वारा बुलाया जा सकता है, ठीक है। और आपका जनपद पंचायत के द्वारा बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ आपका जिला पंचायत के द्वारा भी बुलाया जा सकता है। जनपद पंचायत के द्वारा बुलाया जा सकता है, जिला पंचायत के द्वारा बुलाया जा सकता है ना। सरपंच तो आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। तो देखिए, अब हमको इसमें से सही कथन का पहचान करना है। देखिए ऑप्शन है, देखिए आपका पहला है, नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। मैंने बोला ना, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, तो ये आपका सेकंड बिल्कुल सही है। कलेक्टर भी कह सकता है, बिल्कुल सही है। सरपंच भी कह सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा।
और पांचवा क्या बोल रहा है कि यदि ग्राम सभा में 1/4 सदस्य लिखित में अनुरोध करे, मैंने बताया 1/3 सदस्य होता है, यहाँ पास 1/4 दिया है तो आपको गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पास 1/3 सदस्य, ठीक है। 1/3 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करते हैं तो सरपंच बैठक बुलाएगा। तो कौन कौन सा हमारा जो विषय वो सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और आपका चौथा सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो ग्राम सभा की जो बैठक उप सरपंच बुला सकता है, उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो ग्राम सचिव बुला सकता है। लेकिन ग्राम सभा का विशेष बैठक भी होता है। अगर ग्राम सभा में 1/3 सदस्य लिखित रूप में अनुरोध करता है तो विशेष बैठक बुलाया जाता है, ठीक है। और इसको बुलाने का अधिकार कलेक्टर को भी है। ग्राम आपका जनपद पंचायत भी बुला सकता है और जिला पंचायत बुला सकता है। देखो सरपंच तो बुलाएगा ही, साथ ही साथ कलेक्टर भी बुला सकता है, जनपद पंचायत भी बुला सकता है और आपका जिला पंचायत भी बुला सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक तो आयोजित होगी ग्राम सभा का। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में एक साल में ग्राम सभा का कितने बैठक आयोजित होता है आपका 6 बार। कितने बार आपका 6 बार या 6 बैठक आयोजित होता है। पहला जिसमें से आपका चार तिथि आपका निर्धारित है, जिसमें से चार तिथि निर्धारित है, जिसमें से पहला क्या है आपका पहला कौन सा तिथि है आपका 23 जनवरी, पहला 23 जनवरी। और दूसरा हो जाएगा आपका 14 अप्रैल। और तीसरा आपको ध्यान रखना है 20 अगस्त। और चौथा आपको ध्यान रखना है, चौथा आपका 2 अक्टूबर। ये 4 बैठक हो गया, ठीक है। और दो बैठक कब बुलाया जाएगा, 2 माह में, आपका जून माह में और एक हो जाएगा आपका नवंबर माह में, जून माह में और नवंबर माह में। इस प्रकार से वर्तमान में देखें तो साल में 6 बैठक बुलाया जाता है, जिसमें से 4 तिथि है वो डिसाइडेड है। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। और आपका 2 माह में कौन कौन सा, जून और नवंबर में। 23 जनवरी बोस जयंती है, 14 अप्रैल आपका अंबेडकर जयंती है, 20 अगस्त राजीव गांधी जयंती है और आपको 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो इन सभी तिथियों में बुलाया जाता है। साथ ही साथ जो 2 मंथ हैं जून और नवंबर, इसमें भी आपका ग्राम सभा की बैठक बुलाया जाता है। पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। दूसरा तो हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, ग्राम सभा के 1/4 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अनुरोध करने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। यहाँ पास 1/4 नहीं आएगा, 1/3 आएगा। क्या आएगा आपको 1/3, है ना। तो ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अनुरोध करने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। चौथा, ग्राम सभा के बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। जो ग्राम सभा है कि बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जानी चाहिए। जैसे ग्राम पंचायत जो स्थल है वहाँ चस्पा कराकर या डोंडी पिटवाकर इसकी सूचना को दिया जाता है। तो चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। कौन सा कथन इसमें से असत्य है, तीसरा वाला कथन असत्य है। और ये सभी तिथियों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो ग्राम सभा करता है, ग्राम सभा। इसीलिए ग्राम सभा को क्या बोला जाता है, ग्राम पंचायत का। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का क्या कहा जाता है आपका, CAG कहा जाता है। साथ ही साथ और क्या बोलते हैं, विधायिका के नाम से भी जानते हैं। CAG बोलते हैं और साथ ही साथ विधायिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और साथ ही साथ विधायिका के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ अगर ग्राम पंचायत में बजट पारित होना है ना, तो उसमें भी बहस करने का अधिकार और बजट से संबंधित कुछ निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, तो ग्राम सभा को होता है। तो ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो ग्राम सभा करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या सही है, आपको सही है क्या सही उसको बताना है। पहले देखो, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। पहले तो बिल्कुल सही है, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। दूसरा, ग्राम सभा ध्यान रखना, जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा की बैठक हमेशा कहाँ होता है, आपका ग्राम में होता है। कहाँ होता है, ग्राम में। तो ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, बिल्कुल सही है। और ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ये आपको गलत हो जाएगा। तीसरा, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी। देखो, ग्राम सभा की जो बैठक होता है वो ग्राम में होता है ना। और जो ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होता है, ग्राम पंचायत की बैठक होता है ग्राम पंचायत के मुख्यालय में।
ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होता है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। तो अब देखते हैं कौन सा इसमें से कथन सही है। तो एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, बिल्कुल सही, अभी जस्ट मैंने बताया। और ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ये गलत हो जाएगा भैया। ग्राम पंचायत मुख्यालय में तो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, तो तीसरा गलत। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक किस में होगा? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा। और ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो आपका पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट सही है ना? ये भी सही है, ये भी सही है, और पांचवा भी सही है। बाकी दूसरा और तीसरा हमारा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ एक पंचायत प्रणाली संचालित करता है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय और 4 स्तरीय। सभी को पता है छत्तीसगढ़ है वो 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली संचालित करता है। कितना स्तरीय? 3 स्तरीय। ठीक है, 3 स्तरीय हो जाएगा। एक तो आपका ग्राम स्तर पर, दूसरा आपका खंड स्तर पर, और तीसरा आपका जिला स्तर पर। ठीक है, ये तो ग्राम स्तर पर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और खंड स्तर पर हो जाएगा जो आपका जनपद पंचायत या खंड पंचायत, जनपद पंचायत, और तीसरा जिला स्तर पर क्या हो जाएगा आपका? जिला पंचायत। तीसरा जिला स्तर पर क्या हो जाएगा आपका? जिला पंचायत, ये तीनों। तो ये ध्यान रखना है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद या खंड पंचायत, और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ एक पंचायत प्रणाली संचालित करता है, 3 स्तरीय आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कई बार पूछा गया। देखो इसमें से क्या, इसमें से देखो, इसमें से जो सरपंच है, सरपंच हो जाएगा, है ना, पंच हो जाएगा। उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य हो जाएगा, जनपद पंचायत सदस्य। उसके बाद आपका जो जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन सबका जो आपका वो होता है, निर्वाचन होता है। इन सबका जो निर्वाचन होता है ये आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। जबकि याद रखना है आपको उप सरपंच हो जाएगा, उप सरपंच के बाद ध्यान रखना है आपका जो आपका जनपद पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत का आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वैसे ही आपको सेम याद रखना किसमें? जिला पंचायत का भी आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पास क्या क्या ऑप्शन है। सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। तो सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। जनपद पंचायत सदस्य का भी निर्वाचन आपका प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, और जिला पंचायत सदस्य का भी निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। लेकिन जो उप सरपंच होता है, इसका जो निर्वाचन होता है वो आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, देखिएगा। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, उप सरपंच सामान्यतः पंच निर्वाचित होता है और वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन से उप सरपंच का पद धारण करता है। ध्यान रखना, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो उप सरपंच होता है ना जी, वो पहले तो पंच होता है, पंच निर्वाचित होगा, है ना। उप सरपंच जो समानता पहले पंच निर्वाचित होता है और वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन से उप सरपंच का पद धारण करता है। पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलता हूँ ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत, फिर आपका जनपद पंचायत और आपका जिला पंचायत, है ना। तो ग्राम पंचायत में आपका न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं, और जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। ये भी तो दूसरे स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, ग्राम पंचायत का सरपंच पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है ना, ये आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? आपका निर्वाचित होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, सांसद, विधानमंडल का सदस्य, सहकारी समिति के सभापति और उपसभापति ग्राम पंचायत के सरपंच के पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही है। सांसद नहीं लड़ सकता, ना ही आपका विधानमंडल का सदस्य लड़ सकता है, ना ही आपका सहकारी समिति के सभापति लड़ सकता है, और ना ही उपसभापति। ये सब ग्राम पंचायत के सरपंच के पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको गलत स्टेटमेंट की पहचान करना था, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। जबकि यहाँ पास क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायत का सरपंच पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है। आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, ऐसा आवेदक किसी ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब अगर आपको सरपंच बनना है तो आप कोऑपरेटिव समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हो सकते, ना ही आप संसद या विधानसभा का सदस्य हो सकते हो, ठीक है। और चौथा, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये आपका चौथा जो दिया गया ये आपका सरपंच बनने की योग्यता नहीं है, ठीक है। ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति आवश्यक हो, ये आपका योग्यता नहीं है। बाकी तीनों योग्यता है। अगर सरपंच बनना है तो आपको पंच होने की पात्रता रखनी पड़ेगी, और अगर आपको सरपंच बनना है तो आपको संसद या विधानसभा का सदस्य आपको नहीं होना है। अगर आप संसद या विधानसभा के आप सदस्य रहोगे तो आप सरपंच का पद नहीं लड़ पाओगे, है ना, उसके चुनाव में नहीं खड़े हो पाओगे। और ऐसा आवेदक किसी को ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सरपंच बनूं और अगर वो कोऑपरेटिव का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका तो बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है यदि वह ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं करा पाता। तो पहले तो बिल्कुल सही है, यदि वो गणपूर्ति नहीं करा पाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो सकता है, अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है, ना। तो ये पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गणपूर्ति क्या होता है, गणपूर्ति को कोरम के नाम से भी जानते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड अटेंडेंस। गणपूर्ति वह न्यूनतम उपस्थिति होता है जिसके होने से कोई भी बैठक संपन्न होती है, और किसी भी बैठक को या बैठक में विचार करने के लिए या बैठक को संपन्न करने के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक होता है। और गणपूर्ति जुटाने का जो उत्तरदायित्व होता है ग्राम सभा में आपका सरपंच और पंच को होता है, ये आपको याद रखना है। तो पहला क्या बोल रहा है कि वह ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं कर पाता, बिल्कुल सही है। अगर सपोज सरपंच ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं कर पाता तो वो अपने पद से अनर्ह हो जाता है। दूसरा, वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। और तीसरा, 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है। देखो एक चीज, अगर सरपंच सपोज सरपंच है वो 3 लगातार बैठक में सपोज सरपंच है वो 3 लगातार बैठक में गणपूर्ति नहीं जुटा पाता तो उसको एक नोटिस जारी किया जाता है, कि आप क्यों गणपूर्ति नहीं जुटा पा रहे हो। उसके बाद नोटिस जारी करने के बाद उसको एक मौका और देते हैं, उसको 2 और बैठक में उसे गणपूर्ति जुटाने का मौका दिया जाता है। 2 और बैठक में उसे गणपूर्ति जुटाने का मौका दिया जाता है। 2 और बैठक में उसे गणपूर्ति जुटाने का मौका दिया जाता है। अगर ये इसमें भी अनसक्सेसफुल होता है तो फिर उसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाता है। हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाता है। तो सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है यदि वह ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं करा पाता, बिल्कुल सही है। वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता, बिल्कुल सही है। और 2 और बैठक में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से देखो पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें से तीनों कथन हमारा सही है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सरपंच ग्राम पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार बुलाएगा। अब यहाँ पास ग्राम पंचायत का है ना, वहाँ हमने इससे पहले पढ़े थे हम लोग ग्राम सभा, अब ये ग्राम पंचायत बोल रहा है। तो सरपंच ग्राम पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार बुलाएगा, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, सरपंच बैठक बुलाने में असफल होता है तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो सदस्य स्वयं बैठक बुला सकेंगे, इसकी सूचना सचिव जारी करेगा, तो तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, यदि आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन की लिखित मांग करे तो सरपंच 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। यहाँ पास 14 दिन नहीं आएगा, यहाँ पास आएगा आपका 7 दिन, ठीक है। 7 दिन के भीतर क्या करेगा जो सरपंच है वो बैठक बुलाएगा। यदि आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन की लिखित मांग करे तो जो सरपंच है वो 7 दिन के भीतर क्या करेगा, बैठक बुलाएगा, ये आपको याद रखना है। ये बात हो रहा है ग्राम पंचायत के बारे में, बात हो रहा है ग्राम सभा के बारे में बात नहीं हो रहा, पहले बता रहा हूँ ना। देखो यहाँ पास निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सरपंच ग्राम पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार बुलाएगा, बिल्कुल सही है। और सरपंच बैठक बुलाने में असफल होता है तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, बिल्कुल सही है। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो सदस्य स्वयं बैठक बुला सकेंगे, इसकी सूचना सचिव जारी करेगा, बिल्कुल सही है। और यदि आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन की लिखित मांग करे तो सरपंच आपका 7 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, जबकि आपके पास 14 दिन के भीतर बुला गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट चौथा वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है। देखो, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है, पहले तो बिल्कुल सही है। दूसरा,
और इसकी अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से की जाती है। बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत का जो अवधि है उसकी गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से होता है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा, अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होती है, तीसरा तो गलत हो जाएगा। चौथा, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है, चौथा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और अवधि की जो गणना होती है वो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से किया जाता है। तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सही उत्तर आपको चयन करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उप सरपंच के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है ना। जो उप सरपंच है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, किसके द्वारा चुना जाता है आपका, ये चुना जाता है पंचों के द्वारा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, उप सरपंच ग्राम पंचायत में दोहरी भूमिका निभाता है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, दोहरी भूमिका निभाता है। तीसरा, उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी हमारा तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा, उप सरपंच अपना त्यागपत्र पंचों को संबोधित करके देते हैं। याद रखना, जो ग्राम पंचायत में जो पंच होते हैं और सरपंच, पंच और सरपंच, ये पंच और आपका उप सरपंच ना, पंच और उप सरपंच, ग्राम पंचायत में जो पंच और उप सरपंच होते हैं ये अपना त्यागपत्र, ये दोनों अपना त्यागपत्र सरपंच को संबोधित कर देते हैं। किसको, सरपंच को संबोधित करके देते हैं, सरपंच को संबोधित करके देते हैं। जबकि यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि उप सरपंच अपना त्यागपत्र पंचों को संबोधित करके देते हैं, पंचों को नहीं भैया, उप सरपंच किसको संबोधित करके देगा, सरपंच को संबोधित करके देगा, किसको, सरपंच को संबोधित करके देगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो उप सरपंच है वो अपना त्यागपत्र है वो सरपंच को संबोधित करके देता है, ना कि आपका पंचों को, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से कौन पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो निम्न में से कौन पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है। तो याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उप सरपंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उप सरपंच, है ना। तो जो उप सरपंच होता है वो पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। क्या होता है जी, पदेन सभापति, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और उप सरपंच के बारे में पता होगा, उप सरपंच का जो आपका वो चुनाव होता है वो आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार, देखो इस चीज को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत का सरपंच है वो कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, उसे जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देगा, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाएगा और जब सरपंच का चुनाव लंबित होगा। तो किस कंडीशन में ग्राम पंचायत का सरपंच है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा जब सरपंच का चुनाव लंबित होगा, है ना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार जब सरपंच का चुनाव लंबित होगा तब ग्राम पंचायत का सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, ग्राम पंचायत का वरिष्ठम पंच और ग्राम पंचायत का एक महिला या आपका ये अन्य जनजातीय और अन्य जनजाति का पंच, ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम तत्कालिक पंचों द्वारा निर्वाचित पंच, है ना। तत्कालिक पंचों के द्वारा जो निर्वाचित पंच होगा वही क्या करेगा, आपका सरपंच का कार्य करेगा। तो यदि सरपंच का चुनाव लंबित होगा तो तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच सरपंच के रूप में कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाएगा। उप सरपंच बुलाएगा, पंचायत समिति बुलाएगा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुलाएगा या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताना, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए, सपोज, है ना, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाएगा तो उस कंडीशन में पंचायत का विशेष सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया जाता है, आपका पंचायत सचिव के द्वारा। किसके द्वारा, पंचायत सचिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका पंचायत सचिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका पंचायत सचिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है। ए, स्वच्छता में सफाई, बी आपका ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण, और सी है कानून व्यवस्था, और डी है जन्म मृत्यु एवं विवाह के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का आपका संधारण।
तो बताना है कि कौन सा कृत्य है वो ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है। तो पहला तो है स्वच्छता और सफाई बिल्कुल है, और दूसरा ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण, ये भी आपका है। और चौथा जन्म मृत्यु एवं विवाह के पंजीकरण संबंधित अभिलेखों का संधारण, ये भी है। कानून व्यवस्था ये आपका पंचायतों की आपका कृत्य के अंतर्गत ये नहीं आता है। साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत के जो संपत्ति होते हैं उसका भी संरक्षण, ये भी किस में आता है? आपका ग्राम पंचायत के कृत्यों में आता है। साथ ही साथ जो निःशक्त जन है उसकी सहायता करना, ये भी ग्राम पंचायत के कृत्यों के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सा उस कृत्य में शामिल नहीं है, पूछा गया है, तो कानून व्यवस्था उस कृत्य में शामिल नहीं है। तो होपफुली ये आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।